तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, और वो इस आइडिया पे बनाई गई कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ मेन पोस्टुलेट्स यानी कि मेन स्टेटमेंट्स हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी particles called atoms। सभी प्रकार के मैटर बने होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। और यही एटम्स एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी कि विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो यही एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये था पहला स्टेटमेंट, सिंपल है, एज इट इज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी से समझ आ रहा है कि सभी मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको और फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। तो एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर identical in mass and chemical properties। कोई भी गिवन एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम होंगे, सब एटम का मास आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। जैसे कि अगर हम इनको ऑक्सीजन के एटम मान लें, ये तीनों अगर हम मान लें कि एटम्स हैं ऑफ ऑक्सीजन, ये चार जो हमने बनाए हैं, तो हर एटम का मास सेम होगा, आइडेंटिकल, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। जैसे कि एक ऑक्सीजन का एक एटम का मास लिया जाता है 16 यूनिट, तो इस एटम का भी 16 यूनिट होगा, इसका भी 16 यूनिट, इसका भी 16 यूनिट, इसका भी 16 यूनिट, तो हर एटम का 16 यूनिट होगा। इसी तरह से अगर हम
यहाँ पे कार्बन के एटम्स ड्रॉ करें, मान लो ये हमने कार्बन के एटम बना दिए, तो हर कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 यूनिट, 12 यूनिट, 12 यूनिट, 12 यूनिट। तो कार्बन एक एलिमेंट है और उसके हर एटम का मास सेम है, यही कहा गया है। यानी किसी भी गिवन एलिमेंट के एटम का मास आइडेंटिकल होता है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन करेंगे हर एटम, वो भी सेम होगा। तो हर एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम होगी। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ है एटम्स ऑफ different elements have different masses and chemical properties। ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनके एटम का मास भी डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। इसी में देख लो, ये एटम है ऑक्सीजन का, ये एटम है कार्बन का, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होने की वजह से इनका मास भी डिफरेंट है और प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होगी। तो ऐसी सिंपल सी स्टेटमेंट है। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है या फिफ्थ जो पोस्टुलेट है वो है atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds। यानी कि एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक रेशियो में, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, और फिर बनते हैं कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मान लो ये हाइड्रोजन के एटम है और ये ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन के। तो जब ये रिएक्शन करेंगे, जब इनके इन एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में रिएक्शन होगा या किसी भी एलिमेंट के एटम के बीच में रिएक्शन होगा, यानी कि वो जब कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होते वक्त उनका जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा। अब जैसे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है, रिएक्ट होता है, तो वाटर बनता है। तो उसमें दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है, जुड़ जाता है, बॉन्ड बना देता है, तब ये क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो इन मॉलिक्यूल में क्या रेशियो है बताओ, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का 2:1, इसमें भी 2:1। तो इससे पता लग रहा है कि रेशियो जो होता है जिसमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो होल नंबर में होता है और स्मॉल नंबर होता है, कोई बड़े नंबर में नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा कि जैसे कि 10:5 कि मतलब 10 हाइड्रोजन के एटम हो जाए और 5 ऑक्सीजन के एटम हो जाए और फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल नंबर है, होल नंबर भी है, और ये इनका रेशियो कि 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हो रहा है और फिर कौन सा कंपाउंड बना रहा है, इस केस में वाटर। तो ये था फिफ्थ पोस्टुलेट। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट सिक्स्थ पोस्टुलेट, द रिलेटिव number and
kinds of atoms are constant in a given compound। ये कह रहे हैं कि एक किसी भी कंपाउंड में उसमें जो नंबर और जो काइंड ऑफ एटम होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। वाटर का एग्जांपल लेते हैं जैसे, तो वाटर में का फॉर्मूला होता है H2। तो इससे आपको पता लग गया कि इसमें काइंड ऑफ एटम किस दो काइंड के एटम है, एक हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। तो काइंड ऑफ एटम पता लग गया। और रिलेटिव नंबर की मतलब कितने एटम हैं, दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो वाटर में हमेशा जो नंबर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का वो 2 1 होगा, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। और काइंड भी यानी कि यही होगा कि हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। तो ये बदल नहीं जाएंगे, ना तो ये एटम बदलेंगे काइंड ऑफ एटम, ना इनके नंबर बदलेंगे। तो किसी भी कंपाउंड में ये रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का देखें हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड में काइंड ऑफ एटम कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और रिलेटिव नंबर क्या है, कार्बन एक है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। इसी को कहा गया है। तो ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है। ऐसे नहीं होगा कि ये इस तरह से हो जाए कि काइंड ऑफ एटम तो सेम है कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन नंबर ऑफ जो रिलेटिव नंबर है कार्बन का और ऑक्सीजन का वो बदल जाए, तब हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो वो फिक्स होता है। तो ये थे 6 पॉस्टुलेट, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको, ये एज इट इज़ याद करने होते हैं आपको। अब इसमें ये जो सेकंड पॉस्टुलेट है जो बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये वाला जो पॉस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल वही है, क्योंकि उसमें भी यही कहा गया था कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। और मास कहाँ स्टोर होता है, एटम में। तो जब एटम ही क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा तो मास भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये वाला जो पॉस्टुलेट है ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो ये आपका 6th पॉस्टुलेट है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ एलिमेंट, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम ये कांस्टेंट होता है। ये एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को, जिसमें क्या कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में होते हैं उनके मास के। और वो तभी हो सकता है जब किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो भी फिक्स हो, जो कि ये कह रहे हैं, और नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो भी फिक्स हो, तभी मास का रेशियो भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आप याद रखना, ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जाता है कि डाल्टन्स के वो पोस्टुलेट लिखो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है, तो आपको ये लिखना होता है। फिर ये भी पूछा जाता है वो पोस्टुलेट लिखो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो आपको ये 6 पोस्टुलेट लिखना होता है। तो ये हो गए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 मेन पोस्टुलेट्स। तो अब हम चलते हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एटॉमिक मास के बारे में, कि एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, और उसको मेज़र किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद भी होने चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन, तो इनका एटॉमिक मास लिख रहे हैं हम। हाइड्रोजन का 1 यूनिट, यूनिट जरूर लिखना है U। कार्बन का 12 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, सोडियम का
23 यूनिट, मैग्नीशियम का 24 यूनिट, सल्फ़र का 32 यूनिट, क्लोरीन का 35.5 यूनिट, कैल्शियम का 40 यूनिट। तो कुछ इनको याद कर लेना एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में मेंशन होते हैं। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो अब एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या आयंस की फॉर्म में। तो इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से ध्यान रखना कि एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट able to exist freely या independently, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर एलिमेंट के एटम, और वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल बना देते हैं। कुछ एलिमेंट है जिनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी हम बात करेंगे अभी। चलो अभी कर देते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर के तो एटम इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर देते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ या खुद के ही एटम के साथ। तो जैसे कि जो नोबल गैसेस होती हैं, जो अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होते हैं, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नोबल गैस सच एज हीलियम, आर्गन, नियॉन एट्सेट्रा, और भी हैं कुछ जैसे क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये एलिमेंट्स के एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, हैव freely existing एटम्स, इसलिए इनको हम मोनो एटॉमिक कह देते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर ज़्यादातर एलिमेंट के जो एटम होते हैं या तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो एटम्स क्या कर देते हैं, एटम्स फॉर्म या तो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है। और यही इन्हीं मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो कलेक्शन होता है, एग्रीगेट होता है बहुत ही लार्ज नंबर में, यही वो मैटर है हमारे चारों तरफ, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में रिएक्ट करके जुड़ जाते हैं। तो अब वो एटम की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अब एक से ज़्यादा एटम हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा ये, और इसको हम लिखते हैं
हाइड्रोजन का सिंबल और उसके नीचे 2, तो ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि हाइड्रोजन में जो एलिमेंट है वो एटम की फॉर्म में नहीं बल्कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी इसी तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन ये O2 होता है, नाइट्रोजन जो गैस है वो N2 होता है, इस तरह से। और आयंस क्या होता है ये अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सोडियम है, बहुत रिएक्टिव है, सोडियम मेटल जो होता है, तो वो उसका एटम कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। तो सोडियम रिएक्ट करता है कई अदर एलिमेंट के एटम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देता है तो वो क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na और Cl, NaCl। इसमें Na होता है इसके ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो ऐसे पार्टिकल जिसमें ये चार्ज लगा होता है, ये प्लस माइनस ये होता है चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया, ये नेगेटिव। तो ऐसे पार्टिकल्स जो चार्ज एक्वायर करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे आयन, इन्हें क्या कहते, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, आयन। तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड में ये सोडियम का आयन है और ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो आयन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट यानी कि कलेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एटम की फॉर्म में कहाँ है, ये आयन का एक झुंड हो गया, ये क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल हो गया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अब क्लियर है कि एटम, ज़्यादातर एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ के करते हैं, ज़्यादातर या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे या फिर आयंस की फॉर्म में। तो ये हमने एक एग्जांपल दी। आयंस वाला जो टॉपिक है अभी थोड़ा इसी चैप्टर में आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम आयन से पहले मॉलिक्यूल्स तो समझ ले थोड़ा और क्लियरली। तो क्वेश्चन आता है कि फिर से जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, और वो एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, दैट आर केमिकली बॉन्डेड, जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड, अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एलिमेंट का या एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन होगी कि एक मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो मैं इस पर थोड़ा अलग तरीके से लिखवाता हूँ। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कह सकते हैं हम किसका, ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में। इसके अलावा वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। तो एक तो हो गया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और साथ में वो सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, शो ऑल द प्रॉपर्टीज़
ऑफ द सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो। अब जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है? H2, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन की। शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल हो गया 2 एटम का, हाइड्रोजन के 2 एटम का। 2 एटम जब जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब यहाँ पे जो एटम होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी जुड़ सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल लें जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, तो वो देखो H2, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, O2, N2। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 एटम का ग्रुप है, तो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड है, और दोनों ही एटम सेम एलिमेंट के। इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के, इसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के, इसमें दोनों एटम नाइट्रोजन के। ठीक है, और इसी तरह से ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स हों लेकिन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के। इसमें एग्जांपल जैसे कि H2O, वाटर। इस मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन, तो हो गए ना डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। CO2, कार्बन NH3। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के एक साथ ग्रुप बना रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट वो ग्रुप है जिसमें एटम सेम एलिमेंट के होते हैं, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड उन एटम का ग्रुप जिसमें एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के। तो ये हमने 2 तरह के मॉलिक्यूल भी पढ़ लिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ तक आप अभी रिवाइज कर लेना।